नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं डिफरेंसेस ISO 14001 और 45001 के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ISO क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, ये क्या बॉडी है, इसका क्या काम है। साथ ही साथ हम दोनों के दोनों जो स्टैंडर्ड हैं उनको डिटेल में समझेंगे कि भैया इन दोनों को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इनके अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। अब दोस्तों, ये जो वीडियो है इसकी नीड क्या पड़ी, मैंने क्यों डाला ये वीडियो। दोस्तों, रैंडमली मैंने अपने YouTube चैनल के ऊपर एक पोस्ट डाला। मैं जनरली डालता रहता हूँ पोस्ट, क्विज़ेज़ वगैरह देखने के लिए कि भाई लोग क्या चाहते हैं या उनको कितनी अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस चेक करने के लिए मैंने एक वीडियो डाला कि ये नीचे जो स्टैंडर्ड दिए हैं ISO 45001 और 9001, इन दोनों के अंदर जो है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट से संबंधित कौन सा स्टैंडर्ड है, ठीक है। और लास्ट में नन ऑफ द अबव। तो जो मोस्टली जो वोट आए वो आए हमारे 45001 को, कि भाई 70% लोगों ने, और इसमें लगभग 1000 से ज़्यादा वोट्स आए और 70% लोगों ने माना कि भैया जो 45001 है वो EMS या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। जो हमारा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो होता है 14001, ना कि 45001। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए कि भैया लोगों को अवेयरनेस कम है, या हो सकता है भाई जो मेरे चैनल पे आए हों उनको अवेयरनेस कम हो, तो मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए जिसमें ये कन्फ्यूज़न ख़त्म की जाए। क्योंकि जब इनिशियल स्टेज पे था तो मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन होती थी जब मैंने अपने करियर की शुरुआत करी, कि भाई ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लगते हैं, दोनों स्टैंडर्ड एक दूसरे में घुसे हुए लगते हैं जबकि दोनों के दोनों अलग हैं। तो वो सारे डिफरेंसेस हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। अब समझते हैं जो ISO है उसका क्या मतलब है। दोस्तों, ISO जो है उसका अगर हम बात करें तो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट, रिलेटेड टू क्वालिटी, ठीक है, रिलेटेड टू आपका एरोस्पेस, रिलेटेड टू आपका इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू एनर्जी, मतलब वर्ल्ड वाइड जितने स्टैंडर्ड्स मैक्सिमम बनते हैं वो ISO जो संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इसको डेवलप करती है। डेवलप क्यों करती है, इनका उद्देश्य क्या है, इनको क्या मिलेगा डेवलप करके, कि भाई ये एक कॉमन स्टैंडर्ड बनाते हैं जो वर्ल्ड वाइड सेम तरीके से फॉलो किया जाता है। कि मान लो अगर सब लोग हिंदी में बात करने लग जाएं वर्ल्ड वाइड और सबको हिंदी आती हो समझ में, ठीक है, तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए कम्युनिकेट करना। या ख़ास तौर पे अगर मैं बात करूं, भाई मेरे को हिंदी आती है बढ़िया से बोलना, तो मेरे लिए कितना इजी हो गया। और मान लो इंडिया में 60% लोग या 45% लोग हिंदी बोल रहे हैं, तो उनके लिए कितना इजी हो गया अगर उनको दुनिया में कहीं भी जाना है और वर्ल्ड वाइड हिंदी चलती है तो कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। ऐसी जो है ISO का क्या काम है कि ऐसे स्टैंडर्ड बनाना कि जिससे भैया कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट्स को लेकर के वो कॉमन हो जाए। कि भैया 9001 जैसे डिमांड करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की, कि अब आपके यहाँ पे स्टैंडर्ड इस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करे, सस्टेन करे, ताकि आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर सको। तो जो 9001 को अगर सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये जो नीड है वो पूरी हो गई। इसी तरीके से अगर 45001 की बात करें तो वो क्या हो गया, हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, वो हमारे यहाँ भी सेम होगा, अमेरिका में भी सेम होगा, इंग्लैंड में भी सेम होगा स्टैंडर्ड। तो ये ISO का काम है कि भाई लोगों को अवेयर कराना और सेम तरीके से स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंट कराना, जनरेट करना, ताकि ये जो कम्पिटिटिव मार्केट है इसमें सब लोग सरवाइव कर सके। ऐसा नहीं कि भैया मान लो आज मैंने अमेरिका से काम शुरू करना है तो वो आया, उसने अपना नया ही एक स्टैंडर्ड थमा दिया, तो
उसके लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं कि भाई आपको अगर क्वालिटी से संबंधित बात करनी है तो मैंने 9001 इम्प्लीमेंट कर रखा है और उससे उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अब लोगों को कन्फ्यूज़न क्या होती है कि आईएसओ की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो स्टैंडर्डाइज। ये हम उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म एक तरीके से यूज़ करते हैं याद रखने के लिए, लेकिन आईएसओ जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि देखो आई से आई हो गया, ओ से तो ओ आना चाहिए पहले, ठीक है, IOS होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आईएसओ क्या है, एक ग्रीक वर्ड है आइसोस। क्या है? ग्रीक वर्ड है आइसोस, जिसका मतलब होता है इक्वल, उससे मिलके बना है आईएसओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब इक्वली हों, स्टैंडर्ड इक्वल्स हों, सब अपने यहाँ पर इक्वल तरीके से स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करें ताकि वो compete कर पाएँ। ऐसा ना हो कि हर कोई अपनी अपनी मोनोपोली चला रहा हो और हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा हो, ठीक है। दोस्तों अब समझते हैं दोनों के दोनों जो स्टैंडर्ड हैं हमारे ISO 14001 और 45001, ठीक है, इन दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं अगर हैं तो, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो 14001 हो गया हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित, ठीक है, ये हमारा पर्यावरण से संबंधित है। और जो 45001 है वो है हमारा सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस, यानी कि ये ह्यूमन से संबंधित है। सबसे मेजर डिफरेंस क्या है, ये 14001 हमारा है इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, और ये क्या है हमारा ह्यूमन सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो जो हमने आपसे जो पोल के अंदर सवाल पूछा था कि भैया इसके अंदर से कौन सा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसके अंदर सभी आंसर क्या था, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ क्लियरिटी हुई आपको। अब है इसका लॉन्च एंड रिवीजन। सबसे पहला लॉन्च कब हुआ इसका, फर्स्ट पब्लिश हुआ ये 14001 1996 में। मेजर रिवीजन कब आए, 2004 और 2015 में। जो अभी चल रहा है हमारा वो कौन सा चल रहा है, 14001 2015। ये जो 14001 के बाद ऐसे लिखा है ना 14001:2015, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड को बता रहा है और ये बता रहा है ये एडिशन या रिवीजन कब आया, ठीक है। तो ये एडिशन कब आया, 2015 के अंदर ये एडिशन हमारा आया, ठीक है। और जो 45001 है ये क्या है, 2018 में पहली बार पब्लिश हुआ। इससे पहले ये 18001 हुआ करता था, जिसको हम ओसास के नाम से जानते हैं, उसको रिप्लेस करके 45001 कर दिया गया। फुल नेम क्या है इसका, इसका है एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जो मैंने आपको बताया EMS। और ये है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी फोकस, मेन उद्देश्य, मेन फोकस क्या है इसका, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंप्लाइंस। जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करना और कंप्लाइंसेस को, इन्वायरमेंट से संबंधित जो कंप्लाइंसेस हैं उनको फॉलो करना। इसका क्या उद्देश्य है, वर्क कर हेल्थ सेफ्टी एंड वेलबींग। जो हमारे यहाँ पे बंदे काम कर रहे हैं उनको हमारी जो प्रोसेस है, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो फैक्ट्री है, उसकी वजह से उनके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुँचे। कि मान लो मैं ऐसी कोई प्रोसेस कर रहा हूँ जिसके अंदर केमिकल यूज़ होता है और केमिकल इतना ख़तरनाक है जिससे कि उसको दिक्कत हो सकती है, तो वो हम किसके थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, 45001 के थ्रू। या फायर का हज़ार्ड है कि आग लग सकती है, ठीक है, तो इसको हम किसके अंदर कंट्रोल करेंगे, किसके थ्रू इसको हम ठीक करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे, वो है हमारा स्टैंडर्ड 45001 2018। ऑब्वियस है ये गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, फायर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन हम स्टैंडर्ड के हिसाब से चलें तो ये 45001 की रिक्वायरमेंट है। अभी मैं एक जगह बैठा हुआ था तो वहाँ पे क्या बात चल रही थी कि भाई अंडरग्राउंड टैंक जो है फायर का वो बनाए या ना बनाए। अब उसमें क्या निकल के आया कि मान क्या लो यही थी रिक्वायरमेंट थी 125 लाख लीटर कैपेसिटी का जो है वो टैंक होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे डिस्कशन चल रहा था हम 50 का ही बना सकते हैं, इतनी जगह है या कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है ये वो। तो वहाँ पर जो आए हुए थे, जो क्या कहते हैं कंपनी ओनर कह लो या उनको
कुछ भी आप नाम दे सकते हो कि भैया वो एक तरीके से आपको फायर एनओसी दिलवा देंगे। तो उनका ये कहना था, सर देखो बनाना तो आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए 125 लाख लीटर कैपेसिटी का, लेकिन आप 50 का बनाओगे तो मैं उसको 125 लाख का भी दिखा दूंगा, मेरे पास सब जुगाड़ है। तो भैया इंडिया में ये हाल है, यहाँ पे ऐसा चलता है कि पैसा दिया और लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये 45,001 के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है, वो डाली गई हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये सीधा का सीधा किस पे फोकस कर रहा है, जो हमारे यहाँ मैन पावर काम कर रही है उसकी हेल्थ एंड सेफ्टी पे फोकस कर रहा है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या है, रिड्यूस इन्वायरमेंट फुटप्रिंट, कंप्लाई विद लॉज। जो कार्बन निकल रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है, तो जो कार्बन फुटप्रिंट्स वगैरह निकल रहे हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, या हम वेस्ट इधर उधर फेंक देते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, या हमने एग्जॉस्ट करके सीधा धुआं बाहर फेंक दिया जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, तो उन सबको कंप्लाई करने के लिए 14,001 है। और जो एक्सीडेंट को रोकने के लिए और सेफ वर्क प्लेस बनाने के लिए 45,001 है। ठीक है, स्लिप ऑफ टंग हो सकता है कभी कभी बीच में, मैं 14,001 को 45,001 में भी बोल दिया हो, तो उसको थोड़ा इग्नोर करें, नीचे ज्ञान देना शुरू ना कर दें। हु शुड इम्प्लीमेंट, ये किसको करना चाहिए 14,001, और 45,001 किसको करना चाहिए, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है किसकी, केमिकल की, प्लास्टिक की, टेक्सटाइल की, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, तो उसको मैंडेटरी भी है और उसको करना भी है। और ये तो सभी फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए है 45,001। जहाँ पर भी काम हो रहा है जिसमें कि चोट लगने की संभावना है, ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई हैं, या जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चलती हैं, जैसे अब मेट्रो की चल रही होगी आपके यहाँ पर, या कोई रेलवे की साइट चल रही है। अभी मैं देख रहा था हमारे यहाँ मुंबई एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो उसमें फ्लाईओवर चल रहा था, फ्लाईओवर पे काम चल रहा था, और भाई साहब जितने भी लेबर लगी है सब बिना सेफ्टी जैकेट, बिना सेफ्टी हेलमेट, बस खतरों के खिलाड़ी बन के काम करे जा रहे हैं। तो वहाँ पर नाम के लिए ले लिया भैया 45,001, लेकिन काम के लिए नहीं है। लेकिन यही आप अगर मेट्रो की साइट पे देखोगे, एलएनटी की साइट पे देखोगे, वहाँ ऐसा आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर सब लोग आपको हेलमेट में नज़र आएंगे, सेफ्टी शूज़ में नज़र आएंगे, उन्होंने जो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स पहनी होती हैं उसमें नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद मेन क्लॉजेस क्या क्या हैं इसमें, इन्वायरमेंट पॉलिसी, कंप्लायंस ऑब्लिगेशन, यानी कि जो नॉर्म्स हैं, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट्स है उसको फॉलो करना। यहाँ पर क्या है, हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए तैयार रहना, कि कल को कोई भूकंप आता है, कोई कुछ खतरा होता है, कोई मान लो एक्सीडेंट हो गया, तो उसके केस में आप क्या करोगे, ये इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के अंदर आता है। इसका जो स्टैंडर्ड है या मैनुअल है वो कौन सा बनता है, इसका ईएमएस मैनुअल बनता है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसका कौन सा बनता है, ईएचएस, इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, या एचएस, हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एप्लीकेबल लीगल रिक्वायरमेंट जो है 14,001 की क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमें चीज़ें अप्रूव करानी है, और इसमें क्या है कि रिक्वायर्ड इन हज़ार्ड सेक्टर्स, कि भैया इसके अंदर अगर आप हज़ार्ड ऐसा निकाल रहे हो, हज़ार्डस सब्सटेंसेस ऐसे निकल रहे हैं जैसे कि हम मेडिकल लाइन में हैं, ठीक है, या मैं हॉस्पिटल हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारा बायो हज़ार्ड और वो सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसके अंदर ये लीगल रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की भी, आपको इस तरीके से डिस्पोज करना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ही देना है कि भाई ऐसे नहीं कहीं भी उठा के कूड़ा फेंक दिया। एग्जाम्पल्स इन फैक्ट्री इसके फॉलो ना होने के, जैसे इन प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल और एयर पोल्यूशन, कि आपने हर तरीके के वेस्ट को मिक्स कर रखा है। अब उससे नुकसान क्या है कि अगर आप प्लास्टिक अलग कर दो, पेपर अलग कर दो, जो आप खाना खाया आपने वो अलग कर दिया, कटिंग क्लॉथ वगैरह चीज़ें हैं जो निकल रही हैं उसको अलग कर लिया, तो इससे क्या होगा, उसकी रिसाइकलिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा अलग ही हिसाब किताब है, आपने अलग अलग करा, जो कूड़े वाला आया उठा करके सबको मिक्स करके ले गया। तो चीज़ें सुधरेंगी टाइम के साथ साथ, लेकिन हमें अपना वो पार्टनर ऐसा ढूंढना है स्क्रैप को उठाने वाला कि भाई वो सच में ही उसको अलग अलग लेकर के जाए और उसको अलग अलग डिस्पोज ऑफ करे या रिसाइकिल करे। इसके अंदर क्या है, पीपीई का ना पहनना। पीपी क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल
प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जो हमारी सुरक्षा करते हैं किसी भी खतरे में, उनको हम पीपीईज बोलते हैं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ ऑडिट कैसा होगा। इसके अंदर इन्वायरमेंट होगा, इसमें सेफ्टी ऑडिट होगा। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, लीगल रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। इसमें भी हो सकता है जो फैक्ट्री एक्ट के तहत बहुत सारी चीज़ें आती हैं वो हो सकती हैं। इसके अलावा जो इंटरनल सेफ्टी ऑडिट्स तो हैं ही, इंटरनल जो स्टैंडर्ड की सिस्टम ऑडिट्स होती हैं वो तो हैं ही, और सेम इसके अंदर भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके अंदर। इसमें ईएचएस से रिलेटेड, यूटिलिटीज से रिलेटेड, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर को रिक्वायरमेंट है, एचआर, शॉप फ्लोर सुपरवाइजर्स को रिक्वायरमेंट है। बेनिफिट्स क्या है, लोअर फाइन लगेंगे, सबसे बड़ा तो ये है, यही देखना है बाबू को कि भैया नुकसान ना हो। बेटर ब्रांड इमेज बनेगी, ग्रीन रेटिंग हमारी बढ़ेगी कि हम इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद में है सेफ वर्क प्लेस, इससे बनता है फ्यूअर इंजरीज होंगी और लीगल कंप्लाइंसेस से हम बचेंगे। लेकिन कुल मिला के अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट और ह्यूमन दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। इन्वायरमेंट किसके लिए हम जोर दे रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट को बचाओ, इन्वायरमेंट। भाई इन्वायरमेंट कहीं जाएगा थोड़ी, हमारे लिए ही है ना। जैसे कोविड में महीने 2 महीने जब लॉकडाउन रहा तो बताते हैं कि जो उधर के पहाड़ हैं वो लुधियाना से या चंडीगढ़ से दिखना शुरू हो गए, इतना आसमान साफ़ हो गया, जो किसी ज़माने में दिखते होंगे लेकिन ड्यू टू पॉल्यूशन और बहुत सारी चीज़ें वो दिखते नहीं थे, वो दिखने लग गए। और आपने खुद देखा होगा कोविड में इन्वायरमेंट का जो क्लीनिनेस कह लो, या जो आसमान जैसे दिल्ली में नीला बहुत कम दिखाई देता है जब बारिश होती है, बारिश के बाद ही रहता है, उसके बाद तो पूरे साल काला ही रहता है, धुंधला ही रहता है। तो वो सब क्या है कि हमारे लिए तो है। अब दिल्ली की हवा ऐसी हो गई है कि भैया आप समझ लो कि रोज़ की सिगरेट पी रहे हो, अगर आप सिगरेट नहीं भी पीते हो तो आप 10-15 सिगरेट वैसे ही पी जाते हो, इतना पोल्यूशन है यहाँ पर। तो ये किसको फ़ायदा होगा, ये हमें ही फ़ायदा पहुँचाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन सेफ्टी की, तो सबसे महंगा जो रिसोर्स है दुनिया के अंदर वो क्या है, वो इंसान है। इंसान की जान सबसे कीमती है, ठीक है। अभी मैं एक मूवी देख रहा था कि लॉस्ट इन द जंगल करके एक डॉक्यूमेंट्री नेट जियो पे, तो वहाँ पर कोलंबिया में कोई प्लेन क्रैश हुआ और उसके अंदर 4 बच्चे थे और 2 अडल्ट थे, मतलब एक उनकी माँ थी, एक जो है जहाज को उड़ाने वाला था, वो एक छोटा प्लेन था, वो जंगल में क्रैश कर गया, जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है उसके अंदर। इतने घने जंगल, उसके अंदर क्रैश कर गया। और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कितने दिन चला, 40 दिन। कितने दिन, 40 दिन। क्यों, क्योंकि उनको बीच बीच में ये साइंस मिल रहे थे कि ये बच्चे जो हैं वो ज़िंदा हैं। बच्चों की एज कितनी थी, एक की 11 साल, एक की 9 साल, एक की मेरे ख्याल में 5 या 6 साल, और एक की 11 महीने। 3 लड़कियां, एक 6 साल का लड़का, ठीक है। और उन्होंने जंगल में कितने दिन सर्वाइव किया, 40 दिन, ठीक है। और लास्ट में उनको 40वें दिन ढूंढ के निकाला गया। मैं तो दोनों ही चीज़ों को बड़ा अच्छा मानता हूँ। सबसे पहला ही वो बच्चे 40 दिन तक जंगल में सरवाइव कर पाए, उनकी आप समझ लो ट्रेनिंग ऐसी थी या जो भी था, जो उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, जंगल में तो आप 2 दिन जी लो वो बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसा जंगल जिसमें सांप हैं, बिच्छू हैं, नेवले हैं, शेर हैं, तेंदुए हैं, सब कुछ है। और ये नहीं पता कि आप क्या चीज़ खा लोगे वो जहरीली होगी। तो उन्होंने बिना किसी खाने के, बिना किसी चीज़ के 40 दिन तक सर्वाइव किया, जंगलों से ही फल वल जो थे वो खा करके, वो पानी वानी जंगल का ही पी पा के 40 दिन तक उन्होंने सर्वाइव किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट जो ने मिलिट्री को भेजा, साथ में कुछ वहाँ के लोकल ट्राइब के लोग भी जुड़े, मतलब दोनों का एक जॉइंट ऑपरेशन था। 40 दिन तक उन्होंने ढूंढा 4 बच्चों को। ये बहुत बड़ी बात है, ये दिखाती है जान की कीमत क्या है। यहाँ से पता चलता है कि भाई हमारी जान कितनी कीमती है कि 15-20 लोग, 25 लोग लगे हुए हैं, हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और किसको ढूंढ रहे हैं हम, 4 बच्चों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें आस है, बीच बीच में हमें जंगल में ढूंढते ढूंढते ऐसे क्लूज़ मिल रहे हैं कि बच्चे ज़िंदा हैं। तो भैया 45,001 जो है वो सीधा हमारी ह्यूमन की लाइफ कितनी कीमती है, उसको कैसे हम बचाएं, उसको एक्सीडेंट ना हो
या उसको स्वास्थ्य को खतरा ना हो कि भाई हमारे प्रोसेस में ऐसा है, कोई पाउडर है वो उड़ के अंदर जा रहा है, उसको हम कहाँ कलेक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें 45,001 के अंदर आती है। दोस्तों हमने एक रेडी टू यूज़ टूल किट, ये क्या है, ये ऐसा कोर्स है जिसके अंदर जिन लोगों को थोड़ी अवेयरनेस है कि भैया ISO 9001 क्या है, 14,001 क्या है, 45,001 क्या है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन से फॉर्मेट बनाऊँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाऊँ। तो हमने यहाँ पर प्रोसीजर, मैनुअल, उसके बाद में उनके जो डॉक्यूमेंट्स या फॉर्मेट्स हैं वो रेडी टू यूज़ टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिया है इस कोर्स के अंदर। ये हमारी जो वेबसाइट है www.learn.aytindia.com, ये हमारा ऐप है। आप गूगल पे सर्च मारेंगे AYT इंडिया अकेडमी ऐप, या प्ले स्टोर पे भी सर्च मारेंगे AYT इंडिया अकेडमी ऐप, तो हमारी ऐप आ जाएगी। उस पर आप क्लिक करके इसको इंस्टॉल करके आप इस टूल किट पे जा सकते हो, और यहाँ आपको सारे के सारे जो फॉर्मेट है वो एक्सेल फॉर्म में मिलेंगे और आप इनको अपने कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों जब आप यहाँ तक आए हो तो वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट में यस लिखना ना भूलें। कुछ ऐसे लोग होंगे जो कमेंट में यस लिखेंगे तो उनके साथ में एक 1-on-1 इंटरेक्शन भी करूँगा। इसी से संबंधित समय मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूँगा। अभी मेरा रिज्यूमे वाला भी पेंडिंग है, लेकिन 1-on-1 इंटरेक्शन होगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। शॉर्ट्स तो हम 2 मिनट में शेयर कर देते हैं, जिससे उसको कुछ नहीं मिलना, ना आपको कुछ मिलना है, शॉर्ट बनाने वाले को पैसा मिल गया। लेकिन ये अगर किसी की आप मदद कर दोगे उसको, उसके ज्ञान को इम्प्रूव करने में, वो आपको ज़िंदगी भर याद रखेगा अगर उसने उसको एक्चुअल में ढंग से इम्प्लीमेंट किया। तो इसी के साथ समाप्त करेंगे वीडियो को। धन्यवाद।